आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल पे बड़ा शानदार जवाब है, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग को पुनः शुरू किया। एक्चुअली क्या होता है कि हमें किन नोटिसों का जवाब देना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि लोन डिफॉल्ट के मैटर में जब भी कोई कंपनी एक नई लीगल फर्म को इम्पेनल्ड करती है तो वो अपना दिमाग लगा के एक और नए नोटिस का आविष्कार करती है, एक और नए नोटिस का आविष्कार करती है। तो हमारे दिमाग में ये धारणा आ जाती है कि हमको इस नोटिस का जवाब देना है। आपको एक बात बताऊं, मैं इस दिसंबर महीने में लगभग हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े वो पहले किसी लीगल फर्म के चक्कर में थे, पहले किसी सेटलमेंट एजेंसी के चक्कर में थे, और उन्होंने जिन जिन नोटिसों का जवाब दिया, जिन नोटिसों का जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी, और उन्होंने अपना पैसा वेस्ट किया। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आशु जी अग्रवाल ने पिछले लाइव में एक बात कही थी कि प्रायर नोटिस यदि सही तरीके से भेजा जाए, उसमें उन्नत तथ्यों का समावेश किया जाए, तो वह कर्ण के कवच और कुंडल है जिनके होते हुए उसे भेदा नहीं जा सकता है। तो वही चीज है, अगर आपने प्रायर नोटिस भेज दिया है तो यहाँ पर एक चीज समझना कि आपको कौन कौन से नोटिसों का जवाब देना आवश्यक है। अब कर रहा हूं टॉपिक की बात। एक नोटिस ऐसा आता है जिस नोटिस के अंदर आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी करने की बात लिखी जाती है, आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस करेंगे ये भी लिखा जाता है, आपके ऊपर 138 की कार्रवाई करेंगे वो भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है कि आपके खिलाफ हम सिविल कार्रवाई करेंगे, ये भी लिखा जाता है कि हम आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, भारत के कानूनों में स्पष्ट प्रावधान है कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक उस एक्ट के अंतर्गत नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अब इतनी सारी चीजें लिखी है, और अगर आपने प्रायर नोटिस दिया है, उस नोटिस का कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है मेरी नजर में। अब इसके बाद एक नोटिस आता है डिमांड नोटिस। अब ये डिमांड नोटिस कई बार हम देख लेते हैं, जैसे अभी हमसे एक साथी जुड़े थे, उन्होंने मुझसे बिना पूछे डिमांड नोटिस का जवाब दे दिया और मुझे वो नोटिस भेज दिया। मैंने कहा भाई ये जवाब क्यों दिया? अरे सर मैंने समझा ये था, और गलती कर दी उन्होंने। ध्यान रखना है कि डिमांड नोटिस सेक्शन 25 के अंतर्गत भी होता है, 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत भी होता है, बीएनएस 316 318 के अंतर्गत भी होता है, और आर्बिट्रेशन के अंतर्गत भी होता है। तो उस लीगल मेथोडोलॉजी को आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये जो नोटिस है क्या इसका जवाब देना जरूरी है। तो उसके लिए एक लीगल एक्सपर्ट की राय हमेशा जरूरी होती है। अब कई बार डिमांड नोटिस का हम जवाब देने को कहते हैं, कई बार जवाब नहीं देने को कहते हैं। एक बैंक है, एक बैंक के जो क्रेडिट कार्ड के मैटर में डिमांड नोटिस भेजती है, लेकिन मैंने उसका जवाब हमेशा दिलाया है और उसका परिणाम मैंने बहुत अच्छा पाया है। लेकिन 99% डिमांड नोटिस का जवाब देने से मैं ना कहता हूं, लेकिन वो भी कंटेंट देखकर। तो ये चीज बहुत जरूरी है आशु जी कि डिमांड नोटिस अगर सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट का है और उसमें अगर 15 दिन का टाइम लिखा हुआ है, उसमें यदि आपके ईसीएस या चेक को प्रेजेंट करने की बात लिखी है, किस तारीख को किस रिमार्क के साथ वो बाउंस हुआ ये लिखा जरूरी है, तो आपको उस नोटिस का जवाब देना है। अगर वही डिमांड नोटिस आर्बिट्रेशन के सेक्शन 21 के अंतर्गत दिया गया है तो आपको उसका जवाब देना है। अगर वही डिमांड नोटिस 316 318 के अंतर्गत दिया गया है तो आपको उसका जवाब देना है। लेकिन वह डिमांड नोटिस यदि किसी स्पेसिफिक कानून के प्रोविजन में नहीं दिया गया है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी देखिए कि आर्बिट्रेशन एक्ट में धारा 62 में मेरा मत होता है, मैं जवाब देने को ना कहता हूं। कई एडवोकेट हाँ कहते हैं,
सबका अपना अपना वर्जन है, लेकिन हमने ये देखा है कि हमने तो 9,000 से ज्यादा लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस ले लिया। तो इसीलिए हम अपने साथियों से कहते हैं कि मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाओ, मैं कहूँ तो उठो उठ जाओ, और जब मैं कहूँ चलो तो चलो, तो उसका परिणाम हमेशा से मिला है साथियों। बाकी ऐसे नोटिस जिसमें आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, 48 घंटे का टाइम दिया जाता है, ऐसे नोटिस जिसमें आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है आर्बिट्रेशन को छोड़ के, तो उन नोटिस की कोई लीगल ग्रेविटी नहीं है, वो सीधे इग्नोर करने वाले होते हैं। ये ध्यान रखें।